तो आप में से बहुत लोग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, बट किसी को ये आइडिया नहीं है कि पीसी में क्या कंपोनेंट डालना चाहिए, पीसी में कौन सा कंपोनेंट उनके लिए बेटर रहेगा, पीसी कितने तक का बिल्ड करना चाहिए, क्या हमें ओवर बजट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है ये इसी टॉपिक पे है। अगर आज के वीडियो में आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आई एम श्योर कि इसके बाद आप लोग फ्रॉम अ नूब इन पीसी बिल्डिंग यू विल बी अ प्रो इन पीसी बिल्डिंग। तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हें चाहिए क्या, कौन सा कंपोनेंट तुम्हें चाहिए, किस बजट में तुम्हें वो कंपोनेंट लेना है, क्या आउटपुट तुम्हें अपने पीसी से एक्सपेक्ट करना है। ये सारी चीजें जान के यू विल बी एबल टू बिल्ड अ गुड पीसी। तो बिना जाने आप डिसीजन मत लेना पीसी बिल्डिंग करने का। अगर आप बाकी चीजों के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हो लाइक प्रोडक्टिविटी, तो ये टॉपिक भी हम इसमें कवर करेंगे। अगर आप पढ़ने के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो भी हम ये टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो एनी बडी हु वांट्स टू बिल्ड अ पीसी, दिस इज योर वीडियो। कई लोग स्टूडेंट होंगे, कई लोग कॉलेज में होंगे, कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल होंगे। सबका पीसी बनाने के लिए एक रीजन अलग होता है। लेकिन अगर आपका रीजन गेमिंग के लिए है और आप पीसी को आप गेम खेलने के लिए बनाना चाहते हो फॉर गेमिंग, आपको क्या पीसी में कंपोनेंट डालने चाहिए, क्या पीसी में कंपोनेंट नहीं डालने चाहिए, कोई इसका आंसर सीखने में, किसी को इसका आंसर जानने में बहुत टाइम लग जाता है। पीसी वही लोग बिल्ड करते हैं जो कि अपने चीज को हाईली कस्टमाइजेबल रखना चाहते हैं, या फिर अभी एक छोटा पीसी बना लिया, या फिर अभी एक कम कॉन्फ़िगरेशन का पीसी बना लिया, लेकिन ऐसा पीसी बनाया कि दे कैन अपग्रेड इट टू बेटर परफॉर्मिंग पीसी इन फ्यूचर। तो जो अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन होता है वो पीसी में मिल जाता है, लेकिन बाकी चीजों में वो आपको नहीं मिल पाता है। आप लैपटॉप को अपग्रेड नहीं कर सकते। अभी हम इस वीडियो में लैपटॉप वर्सेस पीसी या फिर वर्सेस कंसोल वाली बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ स्टिक रहेंगे पीसी पे ही, हम सिर्फ पीसी की बात करेंगे। तो अगर आप पीसी बना रहे हो, आपको कुछ चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। वो पीसी आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, क्या वो आपको गेमिंग कराने वाला है, क्या वो आपकी प्रोडक्टिविटी में यानी कि फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडल डिजाइनिंग या फिर स्टडीज में आपकी हेल्प करने वाला है, कोडिंग के काम उस पर आप करने वाले हो, या फिर एआई से रिलेटेड चीजें आप उस पर करने वाले हो। तो वो सारी चीजें आपको फाइंड आउट करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप एक बेटर पीसी बनाने का डिसीजन बना पाओगे। ठीक है, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि पीसी में अगर वो 50-80 डाल दें, अगर वो 40-80 डाल दें या 40-60 डाल दें, तो कितना परसेंट जंप मिलता है या किस प्राइस टू परफॉर्मेंस का जंप मिलता है। तो अगर आप बिल्कुल डीप में ना जाके ये जानना चाहते हो कि आपके यूज केस के लिए क्या बेटर रहेगा, तो आप अपने आप से पूछो कि आप कौन से रेजोल्यूशन पे गेम्स खेलना चाहते हो। आप अगर बजट में पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो 1080p गेमिंग आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। उसमें आपको क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आएगी और आपको पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप आजकल का ट्रेंड देखो तो आजकल 1440p गेमिंग बहुत ट्रेंड में है। ज्यादातर 1440p गेमिंग चल रही है। मॉनिटर आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। 1440 के मॉनिटर्स आपको सस्ते मिल जाते हैं। 4K के भी मॉनिटर्स काफी सस्ते हो रहे हैं धीरे धीरे। 4K में भी आजकल गेमिंग लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि आपको गेमिंग किस रेजोल्यूशन पे करनी है। रेजोल्यूशन के अलावा अगर देखो आप, तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पीसी बिल्डिंग में आपको सोच के रखनी पड़ती हैं। लाइक कि मेरे को फ्रेम रेट्स कितने चाहिए, मेरा टारगेटेड फ्रेम रेट क्या है, मेरे को 60 FPS पे गेमिंग करनी है, लाइक मैं बैठ के रिलैक्स करके 60 FPS खेलूं, मुझे नहीं डिमांडिंग गेम्स खेलने हैं, या फिर 120 हर्ट्ज आपको जाना है, 144 हर्ट्ज जाना है, 240 हर्ट्ज जाना है, या फिर 480 हर्ट्ज जाना है। तो जो फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट कुछ नहीं होता, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं। फ्रेम रेट इज लाइक कितने फ्रेम्स। अब आपको ये तो पता होगा कि जो आप वीडियोस देखते हो दैट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो जितनी इमेजेस आप एक सेकंड में प्ले करके उसमें आपको दिख रही हैं, जो मूव होता होता आपको दिखता है, वो दीज आर एक्चुअली पिक्चर्स। सो 60 FPS का मतलब फ्रेम्स पर सेकंड होता है। 60 फ्रेम्स आपको एक सेकंड में दिखेंगे। तो आपका जो साइज है, या मैं ऐसे बोलूं जो काउंट है फोटोज का, वो कम है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको कुछ चीजें फ्लूइड सी मोशन में ना दिखें। तो जितने आप फ्रेम्स बढ़ाते जाओगे उतने आपको फ्लूइड मोशन मिलता जाएगा। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मुझे 144 हर्ट्ज गेमिंग करनी है, लेकिन आपके पास मॉनिटर है 60 हर्ट्ज वाला ही, तो आप उस चीज का फायदा नहीं उठा पाओगे। उसके लिए आपको कंपैटिबल जीपीयू और कंपैटिबल मॉनिटर दोनों चीजें मैच करके परचेज करनी पड़ेंगी। अगली चीज अगर हम बात करें तो अगला आ जाता है फिर हमारा अब हार्डवेयर। हार्डवेयर में अब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हार्डवेयर में आपको किस टाइप का सीपीयू उसमें डालना है, किस टाइप का आपको मदरबोर्ड उसमें डालना है, किस टाइप की रैम आपको उसमें डालनी है, मेरा रैम और सीपीयू कब कंपैटिबल होंगे, कौन सी बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा मदरबोर्ड मेरे लिए बेस्ट है, क्या मैं थोड़ा महंगा मदरबोर्ड लूं या मैं थोड़ा सस्ता मदरबोर्ड लूं। बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो उनको भी एक एक करके बात करें आगे। ये तो हमने बात कर ली गेमिंग की, लेकिन साथ में बात कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में आपको अगर फोटोशॉप चलाना है, अगर आपको फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर 3D मॉडल डिजाइनिंग करनी है, तो उसमें भी आपका जीपीयू हेल्प करता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका सीपीयू हेल्प करता है।
तो अगर आपको वहां जाना है तो आपको सीपीयू सेंट्रिक थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो आप सीपीयू को थोड़ा नीचे रख के जीपीयू पे ज्यादा फोकस करके आप अपनी बिल्ड को बना सकते हो। आजकल आपने देखा ही हो गया, एनवीडिया के सीईओ ने बोला है कि बहुत जल्दी जो एआई है वो खुद कोड करने लगेगा, एआई खुद कोडिंग करने लगेगा, तो कोड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कोडिंग और एआई की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो अपने वर्क में, तो उसमें आपको एआई के लिए हेल्प करेगा एक अच्छा जीपीयू, और मैं प्रेफर करूंगा आप एनवीडिया के जीपीयू के साथ जाओ एआई के लिए। और अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो आपको कोडिंग में एक मीडियम टाइप कोई भी अच्छा प्रोसेसर इट कैन हेल्प यू। अगर आप बहुत हाई फाई कोडिंग करते हो, यानी कि आपको थ्रेडिंग्स भी उसमें मैनेज करनी है, आप मल्टी थ्रेडिंग मैनेज करते हो, अगर आप ये बात सुन रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा कि उसमें सीपीयू इंटेंसिव वर्क ज्यादा होता है और सीपीयू की बेटर जरूरत होती है। तो कोडिंग के लिए सीपीयू एंड एआई के लिए जीपीयू। अब जल्दी से थोड़ी सी मिर्च मसाले वाली बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इसको सुनने आए हैं फॉर द हार्डवेयर। तो सबसे पहले आपको एक पीसी बिल्ड करने के लिए चाहिए होता है कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर आप लगाते हो उसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिससे हम बेसिकली सब लोग स्टार्ट करते हैं सोचना, वो होता है आपका सीपीयू। आपने सोच लिया सीपीयू मेरे को कौन सा लेना है, उसके बाद आप सोचते हो कि मुझे उसके साथ रैम कौन सी लगानी है। रैम के बाद आप सोचते हो कि ठीक है उसको किस मदरबोर्ड पे लगाना है, मदरबोर्ड कौन सा होना चाहिए। मदरबोर्ड के बाद आता है उसमें स्टोरेज क्या होनी चाहिए, कितने कितने मुझे स्टोरेज की जरूरत है। फिर उसके बाद आता है उसको पावर देने के लिए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मेरे को कौन सी लेनी चाहिए, गोल्ड लेनी चाहिए, सिल्वर लेनी चाहिए, ब्रॉन्ज लेनी चाहिए, या फिर मेरे को एक नॉर्मल पावर सप्लाई ले लेनी चाहिए। मैं ये कहूंगा आप मत लेना बिल्कुल भी, लेकिन आप में से बहुत लोग इस चीज पे ट्रेड ऑफ कर दोगे। इस चीज पे कभी ट्रेड ऑफ मत करना। आपको चाहे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े या 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, आप कभी भी एक चीप क्वालिटी पावर सप्लाई के लिए, पीएसयू के लिए मत जाना। अगर आप चीप क्वालिटी पावर सप्लाई के लिए चले जाते हो तो कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम बाद वो या तो आपके कंपोनेंट्स को फूक देगा या फिर खुद फूक जाएगा, और उतना ही एंड अप यू विल स्पेंडिंग ऑन इट जितना कि आप एक अच्छे पावर सप्लाई पे अभी लगा सकते हो। और एक चीज तो मैं बोलना भूल ही गया, आरजीबी। आरजीबी के लिए बहुत से लोग फैंस हैं, आरजीबी देख के उनको लगता है वो वाइब आती है गेमिंग पीसी वाली। तो आरजीबी पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉस्ट आपको आरजीबी का भी ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा बहुत ज्यादा कंपोनेंट आरजीबी स्पेसिफिक मत लेना। उसके अंदर एक आरजीबी स्ट्रिप लगा लेना या फिर एक आरजीबी फैंस में इन्वेस्ट कर लेना। उसके अलावा कोई और आरजीबी चीज आप मत लेना, यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर, लेकिन आपको उस चीज का इतना मजा नहीं आएगा। और अगर आप रजवाड़े हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो शायद आप 5090 ही लगाओगे अपने आरजीबी पीसी बिल्ड में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये बात बहुत से लोग नहीं बताते हैं या बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होती है, हाउ यू कॉन्फ़िगर अ सीपीयू विद अ जीपीयू। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जितना अच्छा जीपीयू होगा उतना अच्छा ही सीपीयू परफॉर्म करेगा, या कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को सीपीयू बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि मैं अपने कार्ड में से उतना 100% पावर ड्रॉ कर पाऊं ग्राफिक्स कार्ड में से जितना वो केपेबल है। ये बात सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन हर रेजोल्यूशन के लिए ये बात सच नहीं है सैडली। तो अगर आप 1080p पीसी बिल्ड करना चाहते हो, 1080p में पीसी बिल्ड में और 1440 पीसी बिल्ड में आपको सीपीयू अच्छा पावरफुल चाहिए होगा। आपका सीपीयू पहले बॉटलनेक होगा अगर आप उसमें एक बहुत अच्छा जीपीयू डाल देते हो, लेकिन अगर आप 4K गेमिंग करने वाले हो तो 4K में आपका जो लोड होता है वो मैक्सिमम आपके जीपीयू के ऊपर होता है, उसमें सीपीयू आपका ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा होता है। तो वहां पे अगर 4K में आप जाना चाहते हो तो 4K में अगर आप थोड़ा सा लो बजट या फिर टॉप शेल्फ ना जाके अगर आप एक थोड़ा कम बजट का सीपीयू भी पिक करो जो कि उसको ठीक ठाक सपोर्ट कर ले जीपीयू को, तो भी वो बुरी चॉइस नहीं है अगर आप 4K गेमिंग के लिए जाना चाहते हो। आज की वीडियो में हम सिर्फ यही बात नहीं करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको एक पीसी बिल्ड सजेस्ट भी करूंगा फॉर अ बजट गेमिंग और 1080p एंड 1440 गेमिंग। हो सकता है कि ये पीसी बिल्ड जो मैं आपको सजेस्ट करूं, मैं आपको अमेजोन से वो चीज़ें दिखाऊंगा, अमेजोन के प्राइसेस दिखाऊंगा। तो अमेजोन के प्राइसेस हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़े डिफरेंट हो, इट्स सब्जेक्ट टू चेंज एवरी डे। और ये भी हो सकता है कि आप वो चीज़ें अगर अपने लोकल मार्केट से या फिर आप ऑफलाइन बाय करोगे तो आपको कम प्राइस में मिले, या फिर वो और कहीं पे किसी और साइट पे और डिफरेंट प्राइस पे मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सीपीयू से। सीपीयू मेरे हिसाब से अगर आप आज की डेट में देखो तो आज की डेट में आपको इंटेल पे बहुत अच्छी डील मिल रही है। इंटेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंटेल का कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से i5 1400F इसके अंदर डाल देंगे। इसमें आपको मिल जाते हैं 6 पी कोर्स और 4 ई कोर्स।
पी कोर और ई कोर कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। पी कोर में परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं, और ई कोर्स जो आपके होते हैं वो एफिशिएंसी कोर्स होते हैं। तो जो हैवी टास्क होंगे वो आपके पी कोर्स यूज कर रहे होंगे, जैसे कि एडिटिंग हो गई या फिर गेमिंग हो गई, वो चीजें आपकी पी कोर्स पे चल रही होंगी। और कुछ चीजें हो गई जो कि आप बैकग्राउंड में कर रहे हो, यानी कि आप कुछ गाना सुन रहे हो या फिर आप कुछ और कर रहे हो बैकग्राउंड में, जो कि इतनी सीपीयू इंटेंसिव टास्क नहीं है, तो वो आपकी ई कोर्स पे चल रही होगी। तो ऑल इन ऑल कुछ मत सोचो, 16,600 रुपए का ये सीपीयू इसमें दिख रहा है। लगभग आपको ये बाहर लगभग 15,000 15,500 तक ये मिल जाएगा बहुत आराम से, शायद और कम भी मिल जाए। तो हम ये मान के चलते हैं 16,000 का हमारा सीपीयू हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। अब इस चीज पे आप मत ध्यान देना, यहाँ पे डॉलर के प्राइस दिख रहे हैं, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ चीजें। तो जो हम चीजें पिक करेंगे मैं यहाँ पे डालता जाऊंगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उसको अपने पास रख लो, आप उसको बाद में देख के रेफर कर सकते हो। चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें डाल दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां जाके सारी चीजें आप उठा सकते हो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हम इंटेल बिल्ड के साथ जाएं। अगर आप इंटेल बिल्ड के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप एएमडी बिल्ड के साथ जाना चाहते हो, तो एएमडी में आपके पास जो इस चीज से थोड़ा सा मैं कहूंगा बेटर है, बट जो ऑप्शन है वो आपके पास ये है राइजन का 7600X, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा महंगा है, लेकिन वो जो ऑप्शन है वो हमारे प्राइस रेंज पे बिल्कुल फिट होता है और इतना बड़ा कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है। तो हमने इसका चुपचाप से हम 16,000 रुपए ऐड कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, अगली चीज होने वाली है हमारा मदरबोर्ड। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दो, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, जब आप सीपीयू एक बिल्ड करते हो, सीपीयू एक प्लेटफॉर्म पे बनता है। वो प्लेटफॉर्म कुछ नहीं, बस बेसिकली वो कंपैटिबल किस मदरबोर्ड के साथ है, वो एक चीज होती है। जैसे कि जो AMD है वो AM5 AM4 प्लेटफॉर्म पे, करंटली AM5 चल रहा है। ऐसे ही इंटेल का अबे नेट मर गया यार, नेट ने बड़ा दुखी किया हुआ है। नेट से याद आया कि आप लोगों के पास कौन सा इंटरनेट है यार, प्लीज कमेंट में मेरे को बताना, क्योंकि मेरे पास एयरटेल है, मैं उससे बहुत खुश हूँ और दुखी भी। चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब नहीं चलता है तो बहुत रुला देता है। तो आप प्लीज कमेंट में बताना कि आपके पास कौन सा इंटरनेट है। इस सीपीयू के साथ एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, ये सीपीयू 1400F है। एफ का मतलब ये है कि इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा डिस्प्ले आउटपुट के लिए। ये बाय डिफॉल्ट अगर आप अपने पीसी के मदरबोर्ड में HDMI केबल लगाओगे तो उससे आउटपुट नहीं आएगा। सीपीयू हमारा LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करता है। तो अब हमें सीपीयू के बाद जो मदरबोर्ड ढूंढना है, उसके लिए हमें चुपचाप से इसको कॉपी करना है और जाके इसी सॉकेट का मदरबोर्ड सर्च करना है। मदरबोर्ड भी 3 तरह के होते हैं, ATX, M-ATX और ITX। ITX सबसे छोटा साइज होता है, M-ATX जो होता है वो माइक्रो ATX मदरबोर्ड होता है, वो मीडियम साइज होता है। और सबसे बड़ा जो साइज होता है मदरबोर्ड का, जिसमें सबसे ज्यादा पोर्ट्स होते हैं इंटरनली और आपको बहुत ज्यादा चीजें उसमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है, कैबिनेट बड़ा लेना पड़ता है, बहुत सारी एरिया वो कवर करता है। तो वो बेसिकली आपके प्रेफरेंस पे है कि आप कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहते हो। मैं जो सजेस्ट करूंगा या मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मीडियम साइज मदरबोर्ड यानी कि M-ATX को प्रेफर करूंगा, और Asus और MSI में से कुछ भी आप ले सकते हो। तो जो आपको सही मदरबोर्ड आपको अपने प्राइस रेंज में लगे वो आप ले लेना, लेकिन मैं ये मदरबोर्ड MSI Pro H610M ये वाला मदरबोर्ड चूज करता हूँ। और इसमें क्योंकि वाईफाई का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, और दूसरा ये DDR5 मेमोरी को सपोर्ट करता है। तो इंटेल में स्पेसिफिकली इंटेल के लिए अगर आप 14, 13 या 12 जनरेशन CPU परचेज कर रहे हो, या फिर इतने पुराने में तो आप नहीं जाओगे, बट अगर आप ये तीनों में से कोई एक यूज कर रहे हो, ये तीनों 1700 सॉकेट पे, ये तीनों 1700 सॉकेट सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन तीनों में दोनों रैम का सपोर्ट होता है, DDR4 का भी DDR5 का भी। ये 2025 चल रहा है गाइस, DDR4 के साथ मत जाना अगर आप अपग्रेडेबिलिटी फ्यूचर में चाहते हो। चुपचाप से जाके ये वाला मदरबोर्ड आप ले लेना, ठीक है। 8,000 रुपए का, आई एम श्योर ये बाहर आपको 7,500-7,000 रुपए तक का आराम से मिल जाएगा। इसको भी हम अपने उसमें ऐड कर लेते हैं, इसको भी जाके हम चुपचाप से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीपीयू कूलर की। तो सीपीयू कूलर आप जो मर्जी ले लो। सीपीयू कूलर में कुछ नहीं, 2 तरह के सीपीयू कूलर होते हैं, एक होता है हवा वाला और दूसरा होता है पानी वाला, जिसको आप लिक्विड कूलर बोलते हो, लिक्विड AIO भी बोलते हैं कुछ लोग। और दूसरा होता है हवा वाला, जिसमें की हवाबाजी थोड़ी सी कम होती है, यानी कि पैसे कम लगते हैं, और उसमें आपके पास एक हीट सिंक के ऊपर फैन लगा होता है और फैन बेसिकली आपका सीपीयू कूल कर रहा होता है। इस वाले सीपीयू के लिए दोनों ही चल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बजट में वाटर कूलर फिट हो जाता है तो हम वाटर कूलर के साथ जाएंगे, वाटर कूलर वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा।
हवा वाला डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग में हवा कैसी है। अगर वो ठंडी हवा है यानी कि गर्मियां नहीं है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, बट अगर थोड़ा गर्मी हुई तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। बट दोनों चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेझिझक होकर जो आपको ठीक लगे वो ले लेना। मैं आपको दोनों ऑप्शन सजेस्ट कर देता हूं, बट हम अपनी बिल्ड में ट्राई करेंगे कि हम इसमें लिक्विड कूलर को फिट कर पाए। ठीक है, सीपीयू कूलर में आपके पास एमएसआई वाला भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इसमें एक चीज बात और ध्यान रखना छोटी सी, 3 फैन वाला आपको लेना है, यानी कि 120x3 120 mm जो है वो एक फैन का साइज होता है। अगर आप 3 लेते हो तो वो 360 mm जो टोटल साइज है वो बैठता है। तो आपको कैबिनेट उसी हिसाब से लेना होगा जो 360 mm के कूलर को सपोर्ट करता हो। अगर आप डुअल कूलर वाला 240 mm का लेने वाले हो तो मोस्टली पीसी केसेस आप उसको सपोर्ट कर लेते हैं, तो आपको कोई चैलेंज नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से इस सीपीयू के लिए आपको डुअल फैन वाला 240 mm का सीपीयू कूलर बड़े आराम से वर्क कर जाएगा। तो आप एंटी स्पोर्ट का ये ले सकते हो। अगर आपको आरजीबी चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हो, एमएसआई वाला ले सकते हो डिसेंट सा। 75 years later. ठीक है, मुझे ये वाला थोड़ा बेटर लग रहा है कॉर्सेर का। इसका मुझे एआईओ थोड़ा डिसेंट भी लग रहा है और थोड़ा सा आरजीबी भी लग रहा है, तो दोनों केस में ये सूट कर रहा है। वो लोग भी खुश जिन्हें आरजीबी चाहिए और वो लोग भी खुश जो थोड़ा मिनिमल चाहते हैं। 1700 सॉकेट को ये भी सपोर्ट करता है, तो कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। हम डुअल वाला लेना चाह रहे हैं तो ये भी उसको सपोर्ट कर जाएगा, कोई चैलेंज नहीं है। अब हम इसको भी अपनी बिल्ड में ऐड कर लेते हैं, डुअल फैन वाले को। ये रहा हमारा कूलर, ये भी हमने ऐड कर लिया। मेरे ध्यान में नहीं रहा कि आपको दिख नहीं रहा होगा। अगला चूज करते हैं मेमोरी, सबसे इंपॉर्टेंट। मेमोरी हमें लेनी है कुछ नहीं, चुपचाप से DDR5 जो आपको सबसे सही रेट में मेमोरी स्टिक मिल जाए। 32 GB मैं प्रेफर करूंगा, आप 32 GB लेना। एक चीज और, आप अपने मदरबोर्ड के हिसाब से रैम को प्लीज चूज करना। मदरबोर्ड आपका कितनी मैक्सिमम सपोर्ट करता है उस हिसाब से चूज करना। अगर आप ज्यादा चूज कर लेते होगा तो कुछ नहीं, वो चल जाएगी, लेकिन वो उसी क्लॉक स्पीड पे चलेगी जितनी क्लॉक स्पीड आपका रैम सपोर्ट कर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, उतनी ही क्लॉक स्पीड पे चलेगी। तो एक्स्ट्रा पैसे अगर आप दोगे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए, तो उस चीज का ध्यान रखना कि वो मदरबोर्ड पे डिपेंड करेगा कि मदरबोर्ड भी किस मैक्सिमम स्पीड को सपोर्ट करेगा। द क्लासिक ओजी क्रूशल रैम के साथ जाएंगे। क्रूशल में हमारे को 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल रही है। इसको भी हम चुपचाप पिक करके अपनी बिल्ड में ऐड कर लेंगे। 8500 की रैम है, बाहर आपको थोड़ी और सस्ती मिल सकती है, किसी और साइट पे देखोगे तो आपको और थोड़ी सस्ती मिल सकती है, या अमेजोन ही हो सकता है आपको सबसे सस्ती बेच रहा हो। तो आप देख लेना कितने की ये मिल रही है। तो हम कर लेते हैं ऐड, ये इसका नंबर कॉपी, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे मेमोरी में ऐड। टोटल भी करते रहते हैं, टोटल करना भूल गए। 16 में जो हमारा सीपीयू कूलर था, वो सीपीयू कूलर हमारा 6500 रुपये, 6500 रुपये में सीपीयू कूलर के डाल देता हूं। और इसमें आपका मदरबोर्ड जो हमारा आया, मदरबोर्ड इज 8500 समथिंग, 8500 में मदरबोर्ड का डाल देता हूं। और हमारे पास इसमें जो हमारी रैम है, रैम इज ऑल्सो 8000 की हमारी रैम हो गई। स्टोरेज आपको फालतू पुराने वाली टाइप की वो स्टोरेजेस नहीं लेनी है। आजकल आपको M2 SSD ही परचेस करनी होगी, क्योंकि बहुत से नए गेम्स, हाई डिमांडिंग AAA टाइटल्स, वो प्रेफर करते हैं कि आपकी रीड स्पीड SSD की फास्ट हो। तो अगर आप M2 SSD लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। M2 SSD आपको 1 TB में जो अच्छे प्राइस में मिल जाए वो ले लेना। Gen 4 की तरफ जाओगे, अच्छे प्राइस में मिले तो ले लेना, Gen 3 अच्छे प्राइस में मिले तो ले लेना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों के बीच नहीं होता है, बट आपको गेमिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो गेमिंग अगर आपका प्रेफरेंस है तो चुपचाप से जो मिले वो उठा लेना। ठीक है, हम यहाँ पे क्रूशल की ये वाली Gen 4 SSD भी उठा सकते हैं, 6500 रुपये में आ रही है। और अगर मैं ये देखूँ XPG, ये भी 5200 मेगाबाइट्स, ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पैसे थोड़े ज्यादा बच रहे हैं, तो मैं इसको पिक करूंगा। स्टोरेज में हमारी 1 TB ये वाली स्टोरेज ऐड हो गई है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने केस की। पीसी केस लेना एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है, आपको कितना बड़ा चाहिए, कितना एक्सपोजिंग केस चाहिए, कितना ज्यादा उसमें आरजीबी होने चाहिए, कितने फैंस होने चाहिए। मेरे हिसाब से एक डिसेंट केस मैं आपको बता दूंगा, वो पिक कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पीसी केस फॉर गेमिंग,
ये वाला पीसी केस बहुत बढ़िया है, इसमें साइड में आपको फैन मिल जाता है। आई थिंक आज के ट्रेंड के हिसाब से ये बहुत अच्छा केस है, तो मैं पिक करूंगा। मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे ये टेम्पर्ड ग्लास वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हो सकता है किसी को ये ज़्यादा अच्छा ना लगे, बट मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला पिक करूंगा। और टेम्पर्ड ग्लास पैनल वाला हमारा ये पीसी केस हम ये पिक कर लेंगे। इसका वैल्यू और हमारे स्टोरेज का वैल्यू भी हम ऐड कर लेते हैं। 2,500 रुपये हमारा इसका, प्लस 6,500 की हमारी स्टोरेज। अभी तक हम 48,000 रुपये उड़ा चुके हैं। इसमें हमारा पीएसयू नहीं आया है, पीएसयू भी हमारे को बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी पीएसयू, पहले इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ओके, तो मेरा जो केस है, केस मुझे एंटी स्पोर्ट का लेना है। सैडली वाला केस इसमें अवेलेबल नहीं है, तो केस के पैसे अपन एक्स्ट्रा बाद में अलग से ऐड कर लेंगे। अब चलते हैं अपने पावर सप्लाई की तरफ। तो पावर सप्लाई में हम चूज करेंगे गोल्ड पावर सप्लाई। 650, 750 आप कोई भी ले सकते हो। 650 का प्राइस देख लेते हैं, अगर आपको 650 ठीक मिल जाए तो 650 ले लो, नहीं तो 750 में भी जा सकते हैं। ठीक है, हम MSI का यही वाला पावर सप्लाई उठा लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं हम अपने केस के 2,500 प्लस पावर सप्लाई के 5,000 रुपये भी ऐड कर लेते हैं। 55,000 हम अभी तक खर्च कर चुके हैं। तो अब हम इसमें अपनी पावर सप्लाई को ऐड कर लेते हैं। पावर सप्लाई के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पावर सप्लाई 650, 550, 750, इसमें जो 750 या 650 है वो बेसिकली वोटेज है, जितना पीसी आपका ड्रॉ करेगा और ये कितना वोटेज आपके पीसी को दे पाए। बेसिकली जो हमारा एसी करंट सॉकेट से आपको मिल रहा है उसको कन्वर्ट कर देगा डीसी करंट में, और ये 650 कॉन्स्टेंटली आपके पीसी को देता रहेगा। यहाँ पे इस साइट पे आप एक्चुअली चेक कर सकते हो साथ के साथ बनाते बनाते पीसी कि कितना कंपोनेंट्स आपके पावर ड्रॉ करने वाले हैं। तो जिसके लिए जो नए हैं, जिनको नहीं पता, आप लोग यहाँ आके चेक कर सकते हो। अपने कंपोनेंट जो आप पिक करोगे वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितनी उठाने वाले पावर, कितनी पावर वो आपके ड्रॉ करने वाले हैं। तो उस साइज का आप ले सकते हो, लेकिन 650 एक स्वीट स्पॉट है। 650 आगे फ्यूचर में भी कुछ आप अपग्रेड करते हो तो उसके लिए बेटर है, नहीं तो बदल देना। 5,000 का है यार। ये वाला मॉडल है, इसको हमने ऐड कर लिया। केस हमने ऐड नहीं कर पाए, केस अलग से हम इसमें रख लेंगे। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो हमें ग्राफिक्स कार्ड है वो कौन सा रखना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड में आप सिंपल एक बात मेरी समझो, मैंने जो ग्राफिक्स कार्ड सबसे ज्यादा यूज किए हैं वो AMD के ग्राफिक्स कार्ड यूज किए हैं। मेरे पास शुरू से AMD के ग्राफिक्स कार्ड थे, क्योंकि बजट फ्रेंडली होते थे, परफॉर्मेंस अच्छी देते थे, तो मैंने AMD के ग्राफिक्स कार्ड यूज किए हैं। बट जब से मैं NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड पे शिफ्ट हुआ हूँ और उन्होंने अपने फ्रेम जेन टेक्नोलॉजीज वगैरह जो इंट्रोड्यूस करी हैं फ्रेम जेन की वजह से, DLSS की वजह से, जो आपको अच्छी चीजें या अच्छे फ्रेम रेट्स उस पर देखने को मिलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड GPU चला रहे हो, उसके ड्राइवर्स ऑप्टिमाइज्ड हैं। हालांकि AMD में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं AMD फैन हूं, लेकिन स्टिल मैं आपको प्रेफर करूंगा आप NVIDIA लो, क्योंकि अगर आप इस पे मॉडल्स चलाने वाले AI के, तो NVIDIA का GPU ही आपको सबसे बेटर परफॉर्मेंस देगा। और उसके साथ साथ जो आप NVIDIA की DLSS टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज करके बेटर फ्रेम्स अपने गेम में ले पाओगे। तो अब हम NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। NVIDIA का हमारे को हमारे बजट में 5060 ही मिल पाएगा। NVIDIA 5060 बहुत सही इस बजट में ग्राफिक्स कार्ड है, और लैपटॉप के ग्राफिक्स कार्ड में और पीसी के ग्राफिक्स कार्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसा मत सोचना कि मेरे दोस्त के पास 5060 या 4060 का ग्राफिक्स कार्ड है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। 5060 स्वीट स्पॉट है। जो डेस्कटॉप के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो ज़्यादा वॉटेज यूज़ करने की वजह से बेटर परफॉर्म करते हैं, बेटर कूलिंग होती है। जो लैपटॉप वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हैं अपने नाम के हिसाब से, वो लैपटॉप के ही ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये मत सोचना आपके दोस्त के पास 5060 या 4060 का ग्राफिक्स कार्ड है और उसमें आप अच्छे गेम्स नहीं खेल पाते हो। पीसी में यू विल बी एबल टू सी कि आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो 5060 का ग्राफिक्स कार्ड आप आराम से ले सकते हो। 5060 और 4060 के डेस्कटॉप ग्राफिक्स में लगभग 15% का जंप है, और AI परफॉर्मेंस में तो बहुत बड़ा जंप है। तो आप अब इस टाइम पे 4060 की तरफ ना जाना। एक चीज और मैं बता दूं ग्राफिक्स कार्ड और Amazon के बारे में, बाहर आपको ऑनलाइन के हिसाब से, बाहर आपको अगर आप जाओगे जैसे कि नेहरू प्लेस, या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हो तो अगर आप नेहरू प्लेस वगैरह जाओगे तो आपको अमेजोन के प्राइजेस में और अपने लोकल शॉप्स के प्राइजेस में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। मैंने पिछले 5 साल से हमेशा
प्राइजेस ऑनलाइन में ज़्यादा ही देखा है। बाहर मैंने जो भी पीसी बिल्ड किए हैं, जितने भी पीसी बिल्ड किए हैं, ऑनलाइन मैं बहुत रेयर कोई सामान मंगाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा, ऑनलाइन में बहुत कुछ मंगाता हूँ, लेकिन पीसी कंपोनेंट्स में आपको बाहर ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा बेटर डील्स मिलेंगी, ज़्यादा बेटर प्राइस मिलेंगे। तो अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये पीसी बिल्ड हमारा 85,000 में हो रहा है तो आपको ये नेहरू प्लेस में लगभग 78,000 के अंदर ये पीसी बिल्ड, शायद वो आपको साथ में माउस और कीबोर्ड भी दे दें। तो आप नेहरू प्लेस जाओ, अपनी लिस्ट लेके जाओ, उन्हें बताओ आपको क्या चाहिए, वो आपको ऑनलाइन से बेटर प्राइस में दे देंगे। ग्राफिक्स कार्ड में ये वाला ऐड कर रहा हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, एंड लगभग 35,000 रुपीज में ऐड कर दूंगा हमारे बजट के अंदर। ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड हमने यहाँ पे उठा लिया है। तो अब हमारे पास सारी चीजें तैयार हो गई हैं। अब अगर आप एस्टिमेटेड वॉटेज देखो यहाँ पे, जो कि मैं आपको बता रहा था, एस्टिमेटेड वॉटेज लगभग 400 वॉट्स ही आपका उठा रहा है। थोड़ी बहुत ही आप इसमें RGBs वगैरह भी लगाओगे, इसकी फैन की भी खुद फैन भी थोड़ी सी वॉटेज लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। तो लगभग ये 400 वॉट में 450 वॉट आपके लिए इनफ है। फिर भी हमने 650 वॉट्स का पावर सप्लाई लिया है, तो यू आर गुड टू गो फॉर दिस। एंड नाउ ऑल्सो यू नो कि आपको कैसे देखना है वॉटेज के बारे में। तो अब हम ऐड कर लेते हैं प्लस 35,000 हमारे बजट में, 90,000 हमारा टोटल बजट आ गया है। 85,000 के अराउंड हम पीसी बिल्ड करना चाह रहे थे, 5,000 हम ऊपर हैं। इसमें आप 90,000 में 5,000 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं, बट हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी हैं जिनमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे बट हमें नहीं करना चाहिए। तो 90,500 के करीब ये अमेजॉन प्राइस के हिसाब से पीसी बिल्ड हमारा हो रहा है। बाहर ये आपको आराम से 85,000 या 80,000 के अंदर अंदर पीसी बिल्ड हो जाएगा। ये पीसी बिल्ड आप बाहर से करवाना आपको ज़्यादा कम पैसों में ही होगा। ठीक है, तो एंजॉय करिए गेमिंग, एंजॉय करिए AAA टाइटल्स, नए नए गेम्स आने वाले हैं, GTA भी आने वाला है, GTA इस पर मस्त चलेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये पीसी बिल्ड GTA को भी सपोर्ट करेगा। GTA 6 आप इसके ऊपर खेल पाओगे बिना किसी टेंशन के। 5060 का ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 1440p तक गेमिंग करा देगा, नो प्रॉब्लम। मैंने 3060 Ti में 4K गेमिंग भी करी है, थोड़ी सी लो सेटिंग्स पे, बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये प्रॉमिस नहीं करूंगा 4K आपको अच्छी गेमिंग करा देगा, लेकिन 1440 आपको ये बहुत अच्छी गेमिंग करा देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए गैजेट टेल्स, ऐसे ही गेमिंग को सपोर्ट करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा और अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में डाल के बताइए, विल ट्राई टू एड्रेस इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम।